बायोलॉजी एक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एस के सिंह और आज आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकेंड वॉल्यूम जो है आपके सामने लाया हूं, जो कि 12th में पढ़ना है, चैप्टर 4 में पढ़ना है और आपके लिए बेनिफिटेड होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में। चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य को। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के से जुड़ी हुई सारी बातों को देख लिए थे। आज हम लोग का जो अब का जो टॉपिक है जो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन को बोलते हैं जनसंख्या। लोगों की संख्या जनसंख्या कहलाता है। हम जानते हैं कि पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है और ये समस्या आज से नहीं, लगभग वर्षों से ये समस्या है और ये समस्या दिन प्रतिदिन जो है इसका प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। कारण जो है आप समझ ही रहे हैं। कारण ये है कि कहीं ना कहीं से अशिक्षा इसका सबसे बड़ा कारण है। साथ ही साथ जो है कई और कारण भी हो सकते हैं। तो जनसंख्या की वजह से हम लोग की समस्याओं का जो है अभी जितना ज़्यादा समस्या जो है आ रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान जनसंख्या का भी है। सारा समस्याओं में से जनसंख्या भी उसमें से एक है। तो ये जनसंख्या चूँकि जनसंख्या के बढ़ने से महंगाई बढ़ती है, साथ ही साथ जनसंख्या के बढ़ने से हर चीज़ में कहीं ना कहीं से समस्या का सामना करना पड़ता है। एक पेरेंट्स भी जनसंख्या के बढ़ने से कहीं ना कहीं से उनकी आर्थिक जो स्रोत होता है वो ज़्यादा ये होता है। तो आर्थिक स्रोत को सीमित रखने के साथ साथ बच्चों पे एक अच्छे परिवेश में बच्चे को पालने के लिए, साथ ही साथ उसके अंदर जो है सभी तरीके से डेवलपमेंट के लिए बच्चे कम ही हो लेकिन उनको संपूर्ण रूप से शिक्षा दिया जा सके, संपूर्ण रूप से उसका जो है विकास हो सके, साथ ही साथ एजुकेशन का जो सेक्टर है वो ठीक किया सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में जनसंख्या के बढ़ने के पीछे अशिक्षा है, लोगों की समझ है, साथ ही साथ कई और फैक्टर हो सकते हैं। चीन उस ऐसे पहले है, हम लोग भी दूसरा है, कम नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या एक समस्याओं में से एक है और ये समस्या रुक नहीं रहा है। इसके लिए सरकार तो कार्यक्रम बहुत बनाई है और भारत पहली ऐसी देश थी जिसने इस पर सख्त कदम भी उठाए, लेकिन ये सारा कदम कहीं ना कहीं से असफल साबित होता है और सरकार के लिए या अन्य लोगों के लिए भी जिम्मेवारी बढ़ जाता है। सरकार के साथ साथ आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है और हर लोगों की जिम्मेवारी बढ़ती है। तो जनसंख्या को कंट्रोल करना सबसे बड़ा बात होता है। अगर हम बात करें दुनिया का, वर्ल्ड की बात करें तो 1900 में 1900 ईस्वी में जो दुनिया की आबादी थी वो 2 बिलियन थी। समझ सकते हैं कि 1900 ईस्वी में दुनिया की आबादी कितनी थी? 1 बिलियन थी। और उस टाइम में अपना इंडिया की आबादी जो थी इंडिया तो 1997 की बात करें तो उस टाइम में अपनी आबादी मात्र 300 मिलियन थी। अब समय बढ़ता गया, ग्रोथ रेट बढ़ता गया। 2000 ईस्वी में काउंटिंग किया गया तो पूरी दुनिया की आबादी बिलियन में थी, 6 बिलियन में थी और अपने यहाँ की आबादी 1 बिलियन हो चुकी थी। 2011 में आए, क्योंकि हमारे यहाँ 10 साल पे जो है जनगणना होता है। जैसे 2000 में समाप्त हुआ तो 11 साल बाद 11 में फिर जो है जनगणना हुआ। तो उस टाइम में पूरा दुनिया की आबादी 7.2 बिलियन था और अपने यहाँ की आबादी 1.2 बिलियन हो चुका था। तो समझ सकते हैं कि ग्रोथ रेट किस तरह से बढ़ता जा रहा है और ग्रोथ रेट का बढ़ने का मतलब हो गया 2% है। अपना इंडिया का ग्रोथ परसेंटेज जो की बात करेंगे तो 2% है, मतलब 2 कह सकते हैं कि 20,000 में 20 के समतुल्य में इसकी वृद्धि होती जा रही है। तो यह समस्याओं में से एक है और पॉपुलेशन जो है हर समस्या का जन्म देता है। पॉपुलेशन के लिए कुछ कारण हैं। चलिए उस कारण को हम लिख देखते हैं कि पॉपुलेशन के लिए क्या कारण होता है। रीजन की बात करेंगे, क्या रीजन है जिसकी वजह से पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे पहला चीज़ है डेथ रेट, मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है कि पहले हम लोग का जो मेडिकल सिस्टम था उतना डेवलप नहीं था और इतना डेवलप नहीं होने की वजह से मेडिकल सिस्टम के इतना डेवलप नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं से लोग जो बहुत मर जाते थे। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि मेडिकल सिस्टम बेहतर हुआ तो मरने का भी दर कहीं ना कहीं से कम हो गया। तो ये एक कारण हो सकता है जनसंख्या के बढ़ने में। दूसरा है MMR,
मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माँ का जो मृत्यु दर है वह भी कम हुआ, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे, तो ये भी डिक्रीज किया, ये भी डिक्रीज किया। माँ का जो मृत्यु दर है वह समय के साथ साथ जो है वो भी कम हुआ, क्योंकि पहले कम उम्र में माँ को बच्चियों का शादी कर दिया जाता था, लेकिन बाद में इस पे भी सरकार ने बैन लगाई कि 18 से ऊपर होना चाहिए, फादर का 21 होना चाहिए। इसके बाद तो इसे भी कहीं ना कहीं से कंट्रोल किया गया। साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे के, एक बच्चा और दूसरे बच्चे के जन्म में अंतर होना, ये भी कहीं ना कहीं से एक फैक्टर था जो ये हो गया। साथ ही साथ इसमें क्या है कि इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ गया। अब जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार के द्वारा या हम लोग किस तरह से इसको बचाएं या किस तरह से इसको कंट्रोल करें, उसके लिए जो चीज़ बनाया गया उसका नाम है कंट्रासेप्टिव मेथड। चलिए देखते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड को। कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब हो गया एक ऐसा मेथड जिसके माध्यम से बच्चों और बच्चों के जन्म में अंतर रख सके या बच्चा कहीं ना कहीं से बेहतर हो सके। इसके लिए हम कैसे कौन कौन से तरीका अपनाएंगे जिससे कम से कम बच्चे को जन्म दे सके या बच्चों के जन्म में अंतर हो सके, इसके लिए ये मेथड को अपनाया गया है। तो इसी को बोलते हैं कंट्रासेप्टिव, नियंत्रण कैसे कर सके बच्चों को के जन्म में, उसके लिए। इसके लिए सबसे पहला चीज़ है यूजर फ्रेंडली व्यवहार करना, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव मेथड होता है। और क्या है, इजीली अवेलेबल, ऐसा टेक्निक है कि आसानी से अवेलेबल हो, ऐसा टेक्निक है जो आसानी से हम लोग के पास जो है अवेलेबल हो। और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि कॉस्ट मायने नहीं रहे, कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से भी या कहीं ना कहीं से ये सब ज़्यादा जो है ये नहीं हो। साथ ही साथ इन सब चीज़ों को, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो है इन सभी चीज़ों को अपनाने से लेस साइड इफेक्ट हो, तो ऐसे चीज़ों को ही हम लोग को प्रयोग करना होता है कंट्रासेप्टिव मेथड के रूप में, जो कि कम से कम प्रभावित करे, ज़्यादा मृत्यु की संभावना नहीं हो और साथ ही साथ सुरक्षित हो इन सब चीज़ों को। इसमें सब तरीके का बात है। कौन कौन से कंट्रासेप्टिव्स आते हैं, तो कंट्रासेप्टिव जो है हम लोग के पास जो कंट्रासेप्टिव आता है वो कौन कौन कंट्रासेप्टिव है, तो हम लोग सब देखेंगे टाइप्स, कौन कौन कंट्रासेप्टिव का टाइप है। सबसे पहला चीज़ आता है नेचुरल मेथड जिसको बोलते हैं प्राकृतिक विधि। दूसरा जो मेथड आता है जिसको बोलते हैं बैरियर मेथड, रुकावट की विधि, कैसे इसको रोका जा सके कैसे। तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। और चौथा जो आता है उसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। सबसे अधिक जिस मेथड का यूज किया जाता है उस मेथड का नाम है सर्जिकल मेथड। तो ये चार मेथड हैं जिसको मेल और फीमेल प्रायः अपनाती है। नेचुरल मेथड क्या है, तो नेचुरल मेथड का इसमें क्या है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है नेचुरल मेथड में। नेचुरल मेथड प्राकृतिक मेथड होता है, इसमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये मेल और फीमेल के सूझबूझ के माध्यम से इस मेथड को तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा कम इफेक्टिव होता है, तो ये कम इफेक्टिव है। दूसरी बात कि नेचुरल मेथड में कोई भी केमिकल का यूज, नो केमिकल यूज, कोई भी रसायन का यूज आपको नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें कोई रुकावट की भी बात नहीं है, नो बैरियर, कोई रुकावट के लिए ज़रूरत नहीं है इस मेथड में। यूज जस्ट नॉलेज, आपके पास जितनी सूझबूझ है उसके हिसाब से आप इसको वर्क कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ वर्किंग में मेल और फीमेल के सूझबूझ इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। चौथी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस मेथड में क्या किया जाता है, तो ये हो गया कि नेचुरल मेथड के लिए क्या क्या है, क्या क्या चीज़ नहीं अप्लाइड होता है, तो ये चीज़ हो गई। अब ये इस मेथड को में क्या क्या जो है चीज़ों को अपनाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड में आता है, पहला आता है विड्रॉल मेथड। बात करते हैं विड्रॉल मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें हम जानते हैं कि सीमेन एक लिक्विड होता है जो मेल से रिलीज होता है और इस सीमेन के अंदर स्पर्म 200 से 300 मिलियन स्पर्म की संख्या होती है। तो जब रिप्रोडक्शन का टाइमिंग होगा, जिस टाइमिंग में रिप्रोड्यूस करेगी फीमेल जो है इंटरकोर्स करेंगे,
उस दौरान फीमेल को फीमेल के भेजिना से होते हुए भेजिना तक नहीं पहुंचना चाहिए, उसको बाहर ही विड्रॉ कर देना है। तो किस टाइमिंग में, तो इसके लिए टाइमिंग होता है। तो विड्रॉ करने का सबसे पहला चीज़ हो गया कि एक तो विड्रॉ कर देना हो गया, दूसरा जो तरीका हो गया, दूसरा चीज़ जो होता है कि पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब हो गया कि हम जानते हैं कि फीमेल में 1 से लेकर 5 दिनों तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइमिंग चलता है, तब से लेकर 6 से 10 दिनों के टाइम में रिप्रोड्यूस करने पर गर्भधारण नहीं हो सकती है फीमेल। 10 के बाद से लेकर 18 दिनों का टाइमिंग जो होता है ये अनसेफ पीरियड होता है, इसमें गर्भधारण करने की जो है दर ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसके अलावा 20 टू लेकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों तक जो है ये भी पीरियड सेफ माना जाता है। तो ये सेफ है, ये भी सेफ है, ये अनसेफ है और ये सेफ है। तो इस दौरान 6 से 10 दिनों का पीरियड जो है सेफ माना जाता है, 10 से 18 दिनों का अनसेफ माना जाता है और 20 से 28 दिनों तक सेफ माना जाता है। लेकिन यह उनके लिए जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक हो। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अगर टाइमिंग अनकंट्रोल वे में हो तो ऐसे कंडीशन में पीरियोडिक एब्सटेंस नहीं काम करता है। ऐसे फ्यूजन का टाइम 14 डेज होता है। 14 डेज के दौरान उससे पहले भी स्पर्म अगर पहले पहुंच जाता है तो इसका जो आवर होता है जीने का वो 48 आवर होता है। तो स्पर्म जाके जो है फॉलोपियन ट्यूब में वेट कर सकता है। फॉलोपियन ट्यूब क्या है, तो चलिए उसको हम दिखा दें कि यहाँ पर ये फॉलोपियन ट्यूब का हिस्सा होता है। तो ये हिस्सा में यहाँ से ओवम रिलीज होता है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर स्पर्म जो है पहुँच जाता है यहाँ से और यहाँ पे आके वेट कर सकता है कितना 48 आवर। अगर ओवम रिलीज होकर यहाँ पर पहुँचा तो ओवम का टाइमिंग होता है 24 आवर। इस दोनों के टाइमिंग में अगर मैचिंग हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में फ्यूजन हो सकता है एम्पुला पे। एम्पुला क्या है, तो फॉलोपियन ट्यूब का स्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, फिम्बड़ी, ये स्ट्रक्चर होता है। बीच का जो पोर्शन होता है यहाँ पर ये थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो यहाँ पर फ्यूज होने का चांस होता है। इसलिए इस टाइमिंग को मेंटेन करके जो है रिप्रोड्यूस होना चाहिए, जिससे गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं डेवलप करेगी। तो ये कंट्रासेप्टिव का दूसरा मेथड माना जा सकता है। तीसरा मेथड जो होता है, ये 2 मेथड हो गया, एक हो गया विड्रॉल, दूसरा हो गया पीरियोडिक एब्सटिनेंस, 2 नंबर। तीसरा नंबर जो जानते हैं उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनोरिया। लैक्टेशनल एमोनोरिया क्या होता है, हम जानते हैं कि फीमेल के अंदर मिल्क जो है सेक्रेट करता है और मिल्क सेक्रेशन का टाइम मिनिमम 6 मंथ माना गया है कि 6 मंथ तक फीमेल के अंदर से मिल्क का सेक्रेशन। ऐसे फीमेल में जब तक चाहेगी तब तक मिल्क सेक्रेशन, जब तक बच्चा जो होगा अगर दूध पीता रहेगा तो बच्चा माँ के अंदर सेंसेशन बनी रहेगी और मिल्क का सेक्रेशन बहुत दिनों तक रहता है। तो इस दौरान लगभग 6 महीना का टाइमिंग माना गया है मैक्सिमम, जिसके दौरान ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज होते रहता है। तो इस दौरान ऑक्सीटोसिन जब तक रिलीज हो रहा है तब तक जो है फीमेल के अंदर LH और FSH का जो लेवल होता है वह जो है हाई लेवल पे होता है। तो इस दौरान हाई लेवल में होने की वजह से फ्यूजन की समस्या नहीं होती है, फ्यूज नहीं कर सकता है। तो मिल्क के सेक्रेशन के टाइम में कहीं ना कहीं से सेफ माना जा सकता है कि फीमेल सेफ है और इसमें गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं है। तो ये था दूसरा मेथड, जिसके बारे में कंट्रासेप्टिव का पहला मेथड हो गया कि ये नेचुरल मेथड हो गया, लैक्टेशनल एमोनोरिया हो गया, ये सारा मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं बैरियर मेथड के बारे में। बैरियर मेथड क्या है? बैरियर मेथड को हम लोग देख रहे हैं। बैरियर का मतलब होता है रुकावट। एक ऐसा मेथड जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव जो प्रोडक्ट है उसको मिलने से रोके। तो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट मेल है तो मेल से क्या रिलीज होता है, तो स्पर्म रिलीज होता है। फीमेल से क्या रिलीज होता है, तो ओवम होता है। ये दोनों आपस में नहीं मिलना चाहिए, उसकी रुकावट के लिए जो ऑप्शन अप्लाइड किया जाता है उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि स्पर्म किससे रिलीज होता है, तो स्पर्म रिलीज होने के लिए ऑर्गन है पेनिस, जिसके माध्यम से फीमेल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के सब्सटेंस के रूप में स्पर्म रिलीज होता है, सीमेन रिलीज होता है और सीमेन में स्पर्म होता है। तो पेनिस हो गया। फीमेल में क्या हो गया, तो वेजिना हो गया।
वेजिना में पेनिस से जो स्पर्म रिलीज हो उसको रोकना है। तो इसके रोकने के लिए मेल और फीमेल के लिए अलग अलग चीज़ बनाया गया है। जैसे मेल है तो मेल के लिए जो अपनाया गया है वह सबसे पहला चीज़ है कंडोम माना गया है, जो मेल कंडोम क्या आता है के लिए बना हुआ होता है। ये लैटेक्स का बना हुआ एक सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस कहीं ना कहीं से स्पर्म को जमा करके फीमेल के वेजिना तक नहीं पहुंचने देता है। तो ये मेथड है। इसमें निरोध भी एक कंपनी है जो इस को बनाने का काम करती है। तो ये NCERT के हम लोग देख सकते हैं। दूसरा चीज़, ये बचाता किससे है? तो ये जो है इससे अगर करते हैं तो ये इन्फेक्शन किसी भी तरह का सेक्सुअल डिजीज होगा, STD होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स होगा, गोनोरिया, सिफिलिस होगा, तो इससे कहीं ना कहीं से ये बचा सकता है। इसके अलावा फीमेल में भी कंडोम जो है, फीमेल में भी कंडोम जो है वो आता है और वह रोकने का काम करता है। इसके अलावा फीमेल में डायफ्राम भी जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से रोकने का काम करता है। सर्वाइकल कैप, इसको हम लोग बताते हैं कि कैसे ये यूज किया जाता है। सर्वाइकल कैप्स हो गया, तो ये हो गया। इसी में वोल्टास आता है। तो ये सारे जो है कंट्रासेप्टिव मेथड के रूप में यूज किया जाता है, जिससे गर्भ धारण करने की क्षमता जो है वह बचा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है ये जो सर्वाइकल मेथड है या कंडोम है, ये कैसे यूज किया जाता है। तो कंडोम जो होता है मेल में तो फीमेल के लिए जो है इस तरह का बना हुआ रहता है, और फीमेल का जो लास्ट का जो ट्रैक होता है इसमें जाकर यह अटैच हो जाता है। तो बाहर से इस तरह से लगता है और ये सब्सटेंस को अंदर जाने से रोकने का काम करता है। इस तरह का बना हुआ होता है। उसी तरह का जो है फीमेल का अगर जो है जहाँ पर सर्विक्स है लास्ट करता है, तो वहाँ पर एक कैप जो है इस तरह से लग जाता है, जिसको हम लोग डायफ्राम बोलते हैं। ये सर्विक्स के ऊपर में अटैच हो जाता है। तो ये चीज़ जो है वह कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यह रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल कुछ चीज़ होता है, जैसे डायफ्राम वगैरह जो हो गया वो रीयूजेबल है, फिर से यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडोम हो गया वो नॉट यूज, वो वन टाइम यूज होता है, केवल वन टाइम यूज किया जाता है। कौन सी कंडोम का यूज केवल वन टाइम ही किया जाता है। इसके अलावा जो है वह सेल्फ फिटेड है, किसी की ज़रूरत इसमें नहीं है, इसको आसानी से खुद से भी फिट किया जा सकता है। तो ये हो गया। इसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम, वैसे तो स्पर्म फीमेल के यूटेरस में जाते वक्त ही डेड हो जाता है, क्योंकि स्पर्म का pH वैल्यू 7.2 से 7.4 के करीब में होता है। लेकिन फीमेल के अंदर जो है 4.2 से 4.5 होता है, एसिडिक होता है। तो बहुत सारे स्पर्म जो 200 मिलियन जाता है वहीं पे नष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी स्पर्मिसाइडल क्रीम क्या करता है कि स्पर्म को ही लॉस्ट कर देता है, कम कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं से स्पर्म जो है वह फ्यूज नहीं कर पाता है और ये जो है बच जाता है, प्रिवेंशन से बच जाता है। तो आशा करते हैं कि यह जो मेथड है कंट्रासेप्टिव पॉपुलेशन के लिए अच्छा मेथड माना जाता है। अगले टॉपिक में हम लोग MTP को पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आशा करते हैं कि मेरे जो आने वाले तीसरा वीडियो होंगे उसको आप देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो और था जिसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखे थे, ये दूसरा वीडियो है। आने वाले तीसरा वीडियो में और भी हम आगे कई टॉपिक पे विश्लेषण करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में जैसे जैसे आता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि आपका दोस्त भी इससे लाभ उठाए, फ़ायदा उठाए इस लॉकडाउन के पीरियड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।